अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा जा रहा है कि सभी कांग्रेस कार्यालय की जांच हो सकती है। क्यों भाई? अभी तक तो कहा जा रहा था सुकमा में जो भवन बना है उसकी जांच होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। अब तक अलग अलग घोटालों में कांग्रेस नेता ही घिरते आए हैं और अब कांग्रेस कार्यालय का नाम भी घोटालों से जुड़ गया है। इसके साथ ही कांग्रेस की लगातार हार के बाद नेताओं के बीच अंतर्कलह बढ़ती जा रही है। मामला बहुत बड़ा है, चलिए आपको विस्तार से सब कुछ बता देता हूँ। शुरुआत करते हैं ईडी की कार्रवाई से। ईडी ने 15 जनवरी को पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद पहली बार आरोप लगे कि शराब घोटाले का पैसा सुकमा में कांग्रेस कार्यालय और हरीश कवासी का घर बनने में लगा है। इस मामले को लेकर ईडी की टीम रायपुर कांग्रेस कार्यालय में पहुंची और कांग्रेस पदाधिकारियों को 27 फरवरी तक जवाब देने का अल्टीमेटम दिया। लेकिन जवाब देने से पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने बड़ा बयान दिया है। दीपक बैज ने कहा है कि छेरछेरा के धान के पैसों से कार्यालय बनाया गया है। क्या है छेरछेरा का धान पता है? छत्तीसगढ़ का एक पर्व है, उसमें जाते हैं लोग और मांगते हैं घर घर में, तो उसमें जो दान में मिलता है धान, उससे कांग्रेस कार्यालय बना है। दीपक बैज जी, आपका ये बयान गले नहीं उतर रहा है, लेकिन चूंकि आप बोले हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसलिए सुनाना जरूरी है। सुनिए। आज़ादी से पहले 1934 में आज जो डीसीसी ऑफिस है वहाँ से आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी, और वो जब भवन बना था, छेरछेरा उन्हीं के दान से बना हुआ था। छेरछेरा का धान बेचकर कार्यालय कैसे बनता है, ये स्कीम आपको दीपक बैज ही सिखाएंगे, वही बताएंगे। लेकिन दीपक बैज साहब, ईडी को पाई पाई का हिसाब दे दीजिएगा, कितना धान बेचे, कितना पैसा आया तो कार्यालय बना। क्योंकि सवाल तो यह भी उठ रहा है कि जब आपकी पार्टी की सरकार थी, उसी समय घोटाला भी हुआ और उसी सरकार के कार्यकाल में पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यालय बनाए गए हैं। खैर, ईडी की कार्रवाई के बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी। वहीं इस मामले पर खूब राजनीति भी हो रही है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि कवासी लखमा ने दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसलिए कार्रवाई हुई। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने इसे तथ्यों के आधार वाली कार्रवाई बताया है। क्या कह रहे हैं दोनों नेता, पुराने डिप्टी सीएम और मौजूदा डिप्टी सीएम? सुनिए। कि कवासी जी के ऊपर ये भी दबाव बनाया गया कि फलाने जगह आ जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, लोग समझदार हैं, राजनीतिक पार्टी में लोग समझदार हैं, यहाँ तक बात हुई। ईडी ने जांच के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया है और पूछताछ में जो तथ्य, जो साक्ष्य ईडी को मिल रहे हैं, उसके आधार पर जांच की कार्यवाही को ईडी लगातार आगे बढ़ा रही है। और अब तक ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है वो किसी को न्यायालय से जमानत भी नहीं मिली है। इसका मतलब अब तक जो ईडी ने कार्यवाही की है तथ्यों पर, साक्ष्यों के आधार पर की है। ईडी की कार्रवाई की बात हो गई, अब कांग्रेस के अंतर्कलह की बात भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लगातार हार के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चा हो रही है। इसी बीच 24 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। इस बैठक में दीपक बैज और पार्टी के बड़े नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, जानना चाहते हैं ना? चलिए बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ के अंदर की खबर सब कुछ आपको बता देता हूँ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में क्या हो रहा है। छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक चुनाव में मिली हार से क्या दीपक बैज अकेले पड़ गए हैं? ये सवाल छत्तीसगढ़ की राजनीति का हॉट टॉपिक बन गया है। विधायकों की बैठक में दीपक बैज ने अपने ही नेताओं से कई बड़े सवाल किए, जिससे चुनाव में मिली हार की जिम्मेदारी का जवाब मिला है। दीपक बैज ने कौन कौन से सवाल किए हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको सब कुछ बता देता हूं, ध्यान से स्क्रीन देखिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने एक एक नेताओं से पूछ लिया कि क्या यह हार सिर्फ दीपक बैज यानी मेरी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही दीपक बैज ने पूछा कि क्या इस हार का जिम्मेदार मैं अकेला हूं? क्या टिकट बांटते समय बड़े नेताओं से राय नहीं ली गई थी? कोई भी बड़ा नेता यह बता दे कि उन्होंने जिस उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित किया, क्या उसमें बदलाव किया गया?
दीपक बैज जिस समय यह सवाल कर रहे थे उस समय उनके चेहरे पर निराशा के भाव साफ साफ नजर आ रहे थे। इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं पीसीसी चीफ दीपक बैज, सुनिए। ये आंतरिक बैठक है, अब आंतरिक बैठकें अगर हुई है तो हमारे विधायक दल की बैठक थी, हम लोग आपस में पार्टी हमारे नेताओं का, वरिष्ठ नेताओं का बैठक था, उसमें चर्चाएं हुई और बहुत से वरिष्ठ नेताओं ने कहा भी कि टिकट वितरण से लेकर चुनाव प्रचार अभियान तक का हमारी सबकी जवाबदारी थी और उस जवाबदारी में सब लोग सम्मिलित हैं। दीपक बैज के सवालों के बाद सबसे पहले टीएस बाबा ने कहा कि ये सामूहिक हार है क्योंकि सभी नेताओं की राय लेकर टिकट का बंटवारा किया गया था। टीएस सिंहदेव का समर्थन पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी संयुक्त रूप से चुनाव लड़ती है, इसलिए हार के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। चुनाव में मिली हार और ईडी के एक्शन के बाद कांग्रेस पार्टी ने बड़ी बैठक बुलाई है। बैज की अध्यक्षता में 28 फरवरी को दोपहर 12 बजे राजीव भवन रायपुर में प्रदेश कार्यकारिणी की बड़ी बैठक होगी। इसमें नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश प्रभारी और सचिव भी शामिल होंगे। और डिटेल अंदर की जानना चाहते हैं? आप तो जानते हैं कि खबर के अंदर की खबर जो मैंने आपको बता दिया, यकीन मानिए, और अंदर की खबर अगर जानना है तो मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे के पास लिए चलता हूं। मृगेंद्र जी, जो खबर आपने बता दी या मैंने बता दी, इसके अलावा अपने जेब से अंदर की पुड़िया निकालिए और बताइए कि आखिर कांग्रेस में होने क्या वाला है, हो क्या रहा है। मृगेंद्र जी। देखिए, अभी कांग्रेस जो है कई मोर्चों पर लड़ रही है। एक तो नगरीय निकाय चुनाव में हार के बाद जो सिर फुटअव्वल है और नेतृत्व परिवर्तन की बात की जा रही है। 28 तारीख की बैठक का सबसे हॉट टॉपिक वही रहेगा कि क्या नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि प्रभारी आ रहे हैं, सह प्रभारी, सचिव, तमाम लोग आ रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले 2.5 साल से चल रहा है वो है शराब घोटाला, और उस घोटाले में कांग्रेस भवन के निर्माण का मामला जो आया है उसको ईडी ने भी इस्टेब्लिश किया, क्योंकि जो पूछताछ की है ईडी ने, तमाम लोगों से जो बातचीत की, उसके आधार पर ये आया है कि कांग्रेस भवन के निर्माण में हुआ। और आपको पता ही है कि जिस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी उसी समय बड़े पैमाने पर बड़े बड़े कांग्रेस भवन बने, चाहे बात आरंग की कर लें या सूरजपुर की कर लें या अंबिकापुर, हर जगह सभी जिलों में कांग्रेस कार्यालय बनाया गया। और चौंकाने वाली बात यह है कि जिस पैसे का हिसाब ईडी मांग रही है वो सारा जिम्मा जिस कोषाध्यक्ष के पास था वो पिछले 1.5 साल से गायब है, राम गोपाल अग्रवाल। तो ये चुनौती है कि ये अपना हिसाब किस तरीके से देंगे। तीसरा, जो विधानसभा सत्र चल रहा है उसमें कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ना चाह रही थी, उन मुद्दों की जगह कांग्रेस की आंतरिक कला और ईडी का छापा ये प्रमुख हो गया है। कुल मिलाकर विधानसभा में भी जी, आपकी पूरी जानकारी में एक महत्वपूर्ण बात आपने कह दी कि जिस कोषाध्यक्ष के कार्यकाल राम गोपाल अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ, वो तो 1.5 साल से गायब है। अच्छा, राम गोपाल हैं कहाँ? मृगेंद्र जी, एक स्टोरी आपको इस पे करनी पड़ेगी कि राम गोपाल अग्रवाल कहाँ चल रहे हैं, कहाँ इतने दिन से, आखिर वो कहाँ हैं? राम गोपाल अग्रवाल से जुड़ी अगली खबर आपके नजरिए से विस्तार के दर्शक देखना चाहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद।